नमस्कार। इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे न्याय तक होलिस्टिक यानी कि समग्र पहुंच की। दरअसल भारत सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के न्याय विभाग ने 5 वर्ष यानी कि वो 2021 से लेकर 2026 की अवधि के लिए न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना यानी कि दिशा शीर्षक के तहत एक योजना की शुरुआत की है। और इसका जो मकसद है, जो इसका उद्देश्य है, वो सामाजिक, आर्थिक, उम्र, लिंग, दिव्यांगता, जाति और धर्म के आधार पर हो रहे किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ उन्हें जागरूक करना है। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और खासकर उन लोगों के लिए न्याय प्राप्त करना है जैसा कि प्रस्तावना है। भारत के जो संविधान है उसके प्रस्तावना में और भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 क की बात की जाए, 39A की बात की जाए, 14 की बात की जाए, 21 की बात की जाए, इसके तहत जो उनको अधिकार दिए गए हैं उसकी रक्षा करना। तो आज के अंक में हम बात करेंगे बच्चों की, महिलाओं की, दिव्यांगजनों की, अनुसूचित जाति और जनजाति की, ट्रांसजेंडरों की और साथ ही साथ वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की, ताकि वो भी संविधान और कानून के तहत मिले जो उनको अधिकार हैं उनका वो उपयोग कर सकें और देश के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकें। तो इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ 2 बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डीवी सिंह जी, जो कि रिटायर्ड जिला जज हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं एडवोकेट शीला अश्विनी जी, जो कि दिल्ली और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कार्यरत हैं, एडवोकेट हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं सबसे पहले शीला जी आप ही से करना चाहूँगा और सबसे मेरा पहला सवाल तो यही रहेगा कि जिस तरह से विधि डिपार्टमेंट, जो न्याय डिपार्टमेंट है, जस्टिस डिपार्टमेंट है सरकार का, उसने इन तमाम लोगों के लिए इसकी शुरुआत की है, दिशा कार्यक्रम की शुरुआत की है। आम लोगों की समझ के लिए आप अगर बता सके कि ये कार्यक्रम है क्या, दिशा कार्यक्रम, और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, किस तरह से ये जो वंचित तबके के लोग हैं उनके लिए फायदेमंद साबित है। जी सर, जब मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस से उन्होंने अप्रोच किया लोकसभा को कि आप एक दिशा स्कीम बनाइए एक, तो फिर हमारी दिशा स्कीम लॉन्च की गई और ये हमारे 5 साल के लिए है, 2021 से लेकर 26 तक। दिशा स्कीम आखिर है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है दिशा का? डिज़ाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, यानी मेन टारगेट है कि जो हमारे वीकर सेक्शन है या फिर वीमेन है, ये चाइल्ड है, इनको जस्टिस कैसे मिले, ये एक्सेस टू जस्टिस तक कैसे पहुँचे वहाँ पे, इसके बारे में बताया गया है। इसके जो कंपोनेंट्स हैं हमारे 4 हैं। जैसे टैली लॉ है हमारा। टैली लॉ क्या कहता है? ये हमारा टैली लॉ ये है कि प्री लिटिगेशन, कि आप लिटिगेशन में गए नहीं हो, कोर्ट गए नहीं हो, प्री लिटिगेशन आप कैसे अपने जो प्रॉब्लम से कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक आपको इस टैली लॉ के थ्रू एक एडवोकेट का पैनल होता है, उसके साथ जोड़ा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑफ इंडिया है हमारा, उसके अंदर आप देखेंगे आर्टिकल 14, 21 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स आखिर है क्या, उन्हें बताना, उनको लीगल एड प्रोवाइड करना कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आप इस तरह कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। सरकार ने हमारे कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं जो हमारे पंचायती राज स्तर से ही कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपका एक न्याय मित्र है आपका, और आपका लीगल अवेयरनेस है, ये बताया गया। लीगल अवेयरनेस आप कैसे बताओगे? जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आप सरकार अपने कैंप पे लगाती हैं, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लीगल अवेयरनेस बताई जाती है। जैसे कि हमारा एक न्याय बंधु है, न्याय बंधु एक ऐप है, इसके अंदर भी जो एडवोकेट्स हैं या जिनको लॉ की नॉलेज होती है वो फ्री अपनी एडवाइस देना चाहते हैं लोगों को जिन्हें अपने राइट्स के बारे में नहीं पता। तो इस तरह दिशा स्कीम के अंदर ये प्रावधान रखे गए हैं। चाहे वो टेली लॉ की बात हो या जी, न्याय मित्र, आपके न्याय मित्र हैं कोर्ट के अंदर। हमारी कितने पेंडिंग केस है हमारे, तो वहाँ पे एक कोर्ट फ्रेंड रखा गया है, न्याय मित्र, जो लोगों को बताएंगे कि आप अपना इस तरह अपना केस कीजिए। ठीक है, केस को पेंडिंग जो कोर्ट में केसेस है उनको ख़त्म करना, इस तरह का दिशा स्कीम बनाया गया है। ये हमारे वीमेन और चाइल्ड के लिए है कि उनके क्या क्या राइट्स हैं। डीवी सर, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो वंचित तबके के जो लोग हैं समाज में, चाहे वो एससी कम्युनिटी की बात की जाए, एसटी कम्युनिटी की बात की जाए,
जो वुमेन्स हैं, जो बच्चे हैं, कई बार इनके साथ जब कुछ इस तरह के काम होते हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, ये अपने राइट्स को लेकर, ये अपने अधिकारों को लेकर कहाँ जाएं? और इस दिशा कार्यक्रम के तहत सरकार ने चाहा कि सबको वो जस्टिस मिले, तो ऐसे में इन लोगों के लिए क्या कुछ प्रावधान किए गए कानून के तहत? देखिए, पहले तो जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को मैं अप्रिशिएट दूंगा, उनका धन्यवाद कहूँगा जी, क्योंकि उन्होंने इस तरह की जो ये स्कीम चलाई, जी, योजना चलाई है, वो वीकर सेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें जैसे टेली लॉ है, आपका न्याय बंधु है, तो इन सब चीज़ों से अवेयरनेस होगी, यानी प्रो बॉन्ड लीगल सर्विस और प्री लिटिगेशन, यानी लिटिगेशन में जाने से पहले हमको लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा वो सब चीज़ों की जानकारी होगी। अब वो कोई भी सेक्शन हो सकता है। वीकर सेक्शन में SC/ST भी है, आपका वोमेन को मानेंगे, और चिल्ड्रन के भी राइट को प्रोटेक्ट करना है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जैसे अभी 1 जुलाई 2024 से ये लॉ इनेक्ट हुआ, तो उसमें भी उनके अधिकारों को और प्रिविलेज दिया गया है। दूसरा कि वो बच्चे जो नाबालिग हैं उनके लिए, और जो वीमेन है उनके लिए, और अबव 60 ईयर्स ऑफ एज, ऐसे किसी भी सिटीजन को जो अबाउट 60 इयर्स एज है या वीमेन है, चिल्ड्रन है, उनको थाने में जाने की जरूरत नहीं है। अपनी बात जो है ऑडियो वीडियो के माध्यम से कह सकते हैं, और EFIR भी उनकी दर्ज हो जाएगी। अब हम उस पर आते हैं आपका SC और ST के मामले में। ठीक, ये जो एक्ट है वो 1986 में बना और 1989 में इसको इनेक्टमेंट हुआ। उसके बाद में 2018 में ये जो गवर्नमेंट है उसने उसमें एक अमेंडमेंट के द्वारा बहुत बड़ा परिवर्तन किया। यानी जितना ये एक्ट पहले से इस वीकर सेक्शन के लिए, SC/ST के लिए सख्त था, इस गवर्नमेंट ने 18 में एक अमेंडमेंट ला के और सख्त प्रोविजंस में किए जी। उसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं रखा गया। अरेस्ट से पहले किसी भी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत नहीं समझी गई। ठीक है। और देखें, चूंकि धारा 14 जो SC/ST की है जी, ये ओरिजिनल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो सिर्फ और सिर्फ ज्यूरिडिक्शन ओरिजिनल कोर्ट का हुआ। अब इसमें अगर किसी के साथ को अपराध होता है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, उसमें भी बिगर किसी परमिशन के, विदाउट परमिशन अरेस्ट हो सकती है और होगी। अगर कोई विक्टिम है तो FIR दर्ज होने के बाद और चार्जशीट सबमिट होने से पहले उसे कंपेंसेट भी गवर्नमेंट दे रही है, कंपेंसेट भी कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी दिशा में, जो इसके अलावा जो टेली लॉ लाया जा रहा है उसके माध्यम से हम वंचित लोगों पे अपनी बात कैसे पहुंचाएं, और जो न्याय बंधु है जिसमें प्रो बॉन्ड लीगल सर्विसेज है उस तक, उस वीकर सेक्शन को, या जो लोग मार्जिनलाइज हाशिए पे हैं उनको हम लीगल लिटरेसी, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा किस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा जो महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं कोई इस तरह से वंचित न रह जाए। चाहे वो SC/ST का है, चाहे वुमेन है, चाहे चाइल्ड है, और चाहे डिसेबल्ड पर्सन है, उनके लिए भी लॉ बनाया गया। जो डिसेबल्ड पर्सन है, जो अबाउट 60 इयर्स ऑफ एज है, उनके भी बड़े कानूनी अधिकार हैं। अभी मेंटेनेंस प्रोटेक्शन स्कीम 2007 आई कि उनके लिए जो 60 साल से ऊपर की एज कर चुके हैं, क्योंकि इंडिया में रेशो बढ़ता चले जा रहा है। टोटल पॉपुलेशन का 1/4 सीनियर सिटीजन मैं समझता हो गए। बिल्कुल है। तो उनके लिए है, उनको मेंटेनेंस के लिए, उनकी हेल्थ केयर करने के लिए, तो ये सब चीज के लिए भी गवर्नमेंट अवेयर है। बिल्कुल। अब यही मेरा सवाल था शीला जी कि जैसा कि उन्होंने बहुत डिटेल में बताया, ये जो अधिकार है, ये जो राइट्स हैं, कानूनी राइट्स जो लोगों को दिए हैं,
इस कार्यक्रम का मकसद भी हमारा यही है कि जो वंचित तबके के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उन तक सरकार ने क्या कुछ प्रावधान किए हैं ताकि उनको न्याय तक पहुंच मिल सके। ये चूंकि आप न्याय से जुड़ी हुई महिला हैं, लगता है कि ये कदम जो है सरकार की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जी सर, महत्वपूर्ण कदम है जो सरकार ने ये स्कीम बनाई है। यही हमारी स्कीम जो न्यू क्रिमिनल लॉज है उसमें भी आपको देखने को मिलेगी, है ना। जैसे कि डीवी एक्ट है हमारा, डीवी एक्ट के अंदर विमेंस के बारे में बताया गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो उसके अंदर महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं वो बताया गया है कि अपनी शिकायत अपनी कोर्ट में जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उनके पास वो कर सकती हैं या किसी थाने में कर सकते हैं। तो उसमें भी उनके महिलाओं के राइट्स बताए गए हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। अब जैसे बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए आप आर्टिकल 23, 24 देखेंगे जिसमें ह्यूमन चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, या फिर 14 साल से कम के बच्चे हैं उनसे वो हैजर्डस कंपनी या माइन फैक्ट्री में काम करवाते हैं। तो उसके लिए प्रावधान गवर्नमेंट ने कड़े कर रखे हैं कि आप उनके साथ, बच्चों के साथ ऐसे का फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते हैं। तो क्योंकि हमारा जो देश है वो डिपेंड है बच्चों के ऊपर। जो तो भविष्य है हमारा, अगर हमारा प्रेजेंट सिक्योर नहीं होगा तो भविष्य कैसे हमारा सिक्योर होगा। तो बच्चों को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 14 है हमारा जो बात करता है इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ। चाहे गरीब हो, अमीर हो, मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, सबको इक्वलिटी है, सबको राइट्स बराबर है। लेकिन फिर भी हमारा जो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो ये स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराता है कि आप विमेन और चाइल्ड के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। ये प्रावधान हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। लॉ कैसे बनाना है, जुडिशरी कैसे अप्लाई करना है, जुडिशरी के फंक्शंस क्या है, या फिर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव है, इनके फंक्शन क्या है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ही प्रोवाइड करता है ये। अब जैसे कि न्यू क्रिमिनल लॉ है हमारा BNS भारतीय न्याय संहिता, इसमें हमारी वीमेंस के लिए बनाए गए हैं सेक्शन 69 कि अगर कोई भी पर्सन किसी महिला के साथ उसको ये प्रलोभन देता है कि मैं आपको जॉब दिलवा दूंगा या आपका इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है, कोई भी उसको लालच देना डिसाइडफुल मीन्स से, तो इट इज़ नॉट अमाउंटिंग टू रेप, ये रेप नहीं माना जाएगा। लेकिन उसका जो इंटेंशन है, कोई प्रॉमिस कर रहा है, सपोज कोई प्रॉमिस करता है कि मैं आपके साथ मैरिज करूंगा या आपको मैरिज है ना, या फिर आपको क्या नाम है कोई जॉब दिलवा दूंगा, उसका इंटेंशन ये नहीं है, ये प्रॉमिस फुलफिल करने का नहीं, उसका इंटेंशन है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का, ठीक है। तो ये हमारा नॉट अमाउंटिंग टू रेप है। ऑफेंस महिला के क्या नाम है अगेंस्ट टू महिला के लिए प्रावधान बनाया गया है और इसके अंदर पनिशमेंट है मे एक्सटेंड टू 10 years तक जा सकती है। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें आप कह रही हैं। yes. और ये बातें इसलिए भी जानना जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए कि देखिए सरकार आपको न्याय पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है और ये जो दिशा कार्यक्रम है वो इसी के तहत ये है कि आप अपने अधिकारों को जान सके, अपने अधिकारों को समझ सकें और जो न्याय तक जो पहुंच है वो आपको मिल सके, इसके लिए सरकार बहुत ही गंभीर है। हम इस पे और भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं, चूंकि इसके और भी कंपोनेंट्स हैं, उसके क्या कुछ इंप्लीकेशंस होंगे और इसका इम्पैक्ट हमारी आपकी जिंदगी पर क्या कुछ पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। चाचा प्रणाम। प्रणाम। चाचा ड्यूटी जा रहे हैं, बिटिया का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी बेटी हमारी बेटी। जाओ बिटिया। ओए होए कहाँ चली? मेरा नाम गीता है। मैं छेड़छाड़ से परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिए। भारत में कई ऐसे कानून हैं जो महिलाओं एवं बच्चों के सशक्तिकरण एवं संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। अगर आपको और सहायता की जरूरत है तो कानूनी सलाह के लिए लीगल एडवाइस को चुनें और कोर्ट में वकील के प्रतिनिधित्व के लिए लीगल असिस्टेंस पर क्लिक करें।
अगर आपको अब भी किसी मानवीय सहायता की जरूरत है तो आप हमारे इस टेली फैसिलिटेशन सर्विस के तहत IVRS बेस्ड हेल्पलाइन सॉल्यूशन को चुन सकती हैं। इसके लिए आप 14454 डायल करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आशीष आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ? मेरा नाम गीता है। मैं छेड़छाड़ से बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिए। आपके मामले को देखते हुए आपकी बात अपने काउंसलर से कराता हूँ। आप अपनी बात इनसे खुलकर कहिए, इससे आप अपने आप में आत्मविश्वास महसूस करेंगी। इसके पश्चात मैं आपको लॉयर से कनेक्ट करा दूंगा। लोगों तक न्याय की पहुंच को और आसान करने के लिए न्याय विभाग भारत सरकार की पेशकश न्याय सेतु, एकदम गोपनीय और सुरक्षित माध्यम, जिसे समाज के सभी वर्गों के साथ साथ खास तौर पर दिव्यांगों, महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी जरूरतमंदों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। न्याय सेतु एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कानूनी जानकारी, टेली लॉ और न्याय बंधु की सभी सेवाओं का है समागम। न्याय सेतु, सभी होंगे अब और सशक्त। न्याय पाने की राह अब होगी आसान। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम दिशा, जो कि न्याय विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम चलाया गया है और इसमें बहुत सारे न्याय बंधु की बात कर ली जाए, टेली लॉ की बात कर ली जाए कि कैसे जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं सोसाइटी के, उन तक न्याय की पहुंच हो सके और उन्हें भी जस्टिस मिल सके। हमारे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं। सर, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं? अभी जैसे शीला जी ने आपसे बताया जी, तो उसे थोड़ा सा आगे बढ़ा के जी, बिल्कुल, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस गवर्नमेंट ने जो डिसेबिलिटी एक्ट है वो 2016 में बना और 17 में उसका इनेक्टमेंट हुआ। अब इसकी खूबसूरती देखिए, करीब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अप्रोच है और जो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली है, 21 तरह की डिसेबिलिटी हो सकती है। 21 तरह की हो सकती है। और ये डिसेबिलिटी का स्कोप बढ़ाए जाने के लिए ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही परव्यू में आता है, उसके एम्बिट में आता है। हम जैसे आपका एसिड अटैक सबसे बड़ा है, ठीक है ना, बिल्कुल। और परमानेंट है, आपका टेम्परेरी है, और डीफ है, डम है, हार्ड हियरिंग है। इस तरह से 21 तरह की डिसेबिलिटी है। तो जो डिसेबल्ड पर्सन है उसके लिए गवर्नमेंट की सबसे महत्वपूर्ण योजना क्या है? अभी जैसे ऑनरेबल मोदी जी गवर्नमेंट ने जो विकलांग बोलते थे पहले, उनको दिव्यांग बोल दिया गया, बिल्कुल, उनको भी सम्मान दिया गया है, बिल्कुल। तो उनको अगर कोई इंटेंशनली आप
तंग और परेशान को सीधी हिंद भाषा में कहें, ये चाहे वो सेक्सुअली हो तो ये भी ऑफेंस है। हाँ, ऑफेंस है, वर्बली हो, इमोशनली हो, इस तरह से अगर करेगा तो ही शैल बी पनिश्ड। ठीक है, पहली मर्तबा में 6 महीने से लेके जी सजा भी है और 10,000 तक का फाइन भी है। ओके। और सब्सिक्वेंटली अगर करता है तो 2 साल तक की सजा है और 50,000 तक का जुर्माने का प्रावधान है। तो उसी तरह से उसकी डिग्री बढ़ाते चले गए। बिल्कुल। जो डिसेबल्ड पर्सन है, चूंकि ह्यूमन ग्राउंड पे भी अगर आप देखें, हम सबका बड़ा फर्ज बन जाता है कि उनको समाज में इस आधार पे डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। बिल्कुल, कोई भेदभाव ना किया जाए। कोई भेदभाव ना किया जाए, क्योंकि जब कोई भेदभाव होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो उनको ये गवर्नमेंट की भी एक जिम्मेदारी रखी गई है कि जो दिव्यांग पर्सन है, जो डिसेबल्ड है किसी तरह का, उनको भी समान अवसर मिले, उनके साथ कोई गवर्नमेंट भेदभाव की ना। जिम्मेदारी है कि उनको आम लोगों की तरह से ट्रीट किया जाए। उसी तरह से ट्रीट किया जाए, उनको वही मान सम्मान दिलाया जाए। समय की कमी है, लेकिन शीला जी नहीं, इसमें एक चीज और बताना चाहेंगे। 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए वो फ्री आपके एजुकेशन का भी है। ठीक है। और आपका एजुकेशन में भी और सर्विस में भी 4% से लेके 5% तक का उनको रिजर्वेशन भी है। वो इसीलिए किया गया ताकि उनके हितों को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन मेरा सवाल शीला जी है कि जिन्होंने कंप्लेन किया और वो जो चाह रहे हैं कि हमें जस्टिस मिले, न्याय मिले, उन्हें पता कैसे चलेगा कि हमारा केस कहाँ चल रहा है, किस स्टेज तक पहुंचा और हमें कब तक जस्टिस मिलेगा? जी सर, इन्वेस्टिगेशन तक तो पुलिस की ड्यूटी है कि वो बताएंगे कंप्लेनेंट को, विद इन टाइम फिक्स कर रखा है बीएनएसएस में कि आप इतने टाइम में कंप्लेनेंट को बताइए कि आपके केस में क्या प्रोग्रेस हो रहा है। तो फिर इसमें पुलिस की ड्यूटी है कि वो बताएंगे कि आपकी इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक पहुँची है और हमने ये काम किया है। तो ये बीएनएसएस में एक न्यू प्रोविजन दे रखा है। और प्लस की जैसे ट्रायल है, ट्रायल में आज हमारा अब इलेक्ट्रॉनिक भी है, क्योंकि कोर्ट में आना जाना बहुत उनका टाइम वेस्ट होता है। तो आप अपने वेबएक्स के थ्रू, ये जो भी आपका ऐप है उसके थ्रू आप अपनी प्रोसीडिंग अपनी आप देख सकते हैं कोर्ट में। और सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट अगर अपना जजमेंट सुनाती है, फैसला सुनाती है, तो एक टाइम बाउंड कर दिया है कि विद इन 45 डेज में कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है। आप जब ये टाइम बाउंड कर दिया गया है कि 45 दिनों में आपको फैसला सुना देना है। नहीं, 45 दिन में जजमेंट सुनानी है, लेकिन जो जजमेंट से पहले जो प्रोसीडिंग होती है, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है, एविडेंस की होती है, आर्गुमेंट्स की भी होती है, जो फर्दर प्रोसीडिंग उनकी होती है, वो तो पूरी करेंगे। हमारा प्रोसीडिंग पूरी खत्म हो गई है, एविडेंस की भी, आर्गुमेंट्स की भी, ठीक है। उसके बाद फिर अब टाइम है जजमेंट सुनाने का। जो जजमेंट सुनाया जाएगा विद इन 45 डेज में जज साहब सुनाएंगे और विद इन 7 डेज में वो पोर्टल पे रिलीज कर देंगे। तो जैसे जो एक बेसब्री होती है एक कंप्लेंट को कि हाँ भाई मेरे केस में क्या हुआ, मुझे क्या न्याय दिया गया है, ठीक है, तो विद इन 7 डेज में अपना पोर्टल पे देख सकते हैं। अब आईपीसी देखिए, इंडियन पेनल कोड 1860 का बना हुआ है, अंग्रेजों के जमाने का है। यस। तो उस जमाने में टेलीग्राम बड़े इंपॉर्टेंट होते थे, फोन, टेलीफोन। लेकिन आजकल का वक्त देखा जाए, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। ऐसा नहीं है, ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसके अंदर भी ये बात बोली गई है और उसके थ्रू ही अमेंडमेंट आया था हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट में और हमारा आईपीसी में या फिर हमारा सीआरपीसी में, इसके थ्रू आया था। लेकिन अब हमारा ये लॉ बना दिए गए हैं कि अगर कोई पुलिस अगर सर्च भी करती है, सीजर भी करती है, तो हमारा वो ऑडियो वीडियोग्राफ होगा ताकि सबको पता लगे कि हाँ उन्होंने क्या सर्च कर रहे हैं, क्या सीजर्स कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल और भी महत्वपूर्ण है डीवी सिंह सर, कि जस्टिस तो मिले वो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा देर हो जाए उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो आपको स्पीडी जस्टिस हो, इसका भी ख्याल रखा गया है। इसके बारे में कुछ अगर बता सकें। ऐसा है कि ये जो नया क्रिमिनल लॉ जो 1 जुलाई 24 से लागू हो गया ऑल ओवर इंडिया, तो अब से पुराना जो डिकेट्स करीब 100-150 साल पुराना जो कानून था वो क्रिमिनल सेंट्रिक था। ये जो है विक्टिम सेंट्रिक है। इसमें हम जो पीड़ित है उस पर केंद्रित है, एक बात। दूसरे के वो तारीख पे तारीख की जो बात जुमला सुना करते थे, तो उसके लिए स्पीडी ट्रायल करने के लिए प्रोसीजरल चेंज हुआ। जैसे सीआरपीसी है, उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ली।
बिल्कुल। जैसे अभी मैडम ने बताया कि 1973 का सीआरपीसी था, उससे पहले 1889 का था, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको भी रिप्लेस करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया। बिल्कुल। सबसे बड़ा चेंज इसी में हुआ, क्योंकि जैसे एफआईआर लिखने से शुरू हो जाता है और विक्टिम के भी राइट हैं। आपने बताया कि उसको इन्फॉर्म भी किया जाएगा। जैसे इन्वेस्टिगेशन आपका कमेंसमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके बाद से ही सारी वहीं से स्टार्ट हो गया। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो दिशा कार्यक्रम है, बहुत शॉर्ट बताते हैं हाँ, इसको, बहुत ही संक्षिप्त में, इसमें 10 सेकंड में। संक्षिप्त में माने टाइम बाउंड हो गया। आपको विद इन टाइम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कोर्ट के सामने चार्जशीट सबमिट करनी है। इसमें यह है कि जो हमारी लीगल सर्विस अथॉरिटी है, सेक्शन 12 ये प्रोवाइड करता है कि जो भी हमारी वुमेन एंड चाइल्ड हैं या भी जो हमारे अक्यूज जो कस्टडी में हैं, ठीक है, उनको भी प्रोवाइड किया जाए एडवोकेट। बिना एडवोकेट की वो कैसे केस अपना कैसे इंसाफ कैसे लेंगे। 39 आर्टिकल भी यही प्रोवाइड करता है कि ना इनको लीगल सर्विस प्रोवाइड की जाए। आपका सीआरपीसी में है सेक्शन 304 आपका लीगल एड देना, अक्यूज को देना, क्योंकि इन सबको मिलना चाहिए। 1 मिनट में पूरी बात खत्म कर देंगे। ये जो नया लॉ क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम लागू हुआ, उसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है। वो अकाउंटेबिलिटी पुलिस की भी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की और जजेज की भी है, और बाकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स है। अगर जिनके ऊपर स्पीडी ट्रायल होगा और रेट ऑफ कन्विक्शन बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि ये सब कुछ आपके लिए, आप अपने अधिकारों को समझें और जागरूक बने। तो इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो इसके साथ ही इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।